डिजिटल प्रसारण विज्ञान में विकास के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सभी सम्मानित श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं दिनेश चंद्र शर्मा। प्रस्तुत हैं विज्ञान में समाचार। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत इंटरनेशनल विज्ञान महोत्सव 2020 का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा है कि हमारे देश के पास विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में एक समृद्ध विरासत है। वैश्विक समस्याओं को हल करने में भी हमारा तकनीकी उद्योग सबसे आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कम उम्र में वैज्ञानिक प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने में मदद करेगी। उन्होंने सभी के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लाभों को स्थापित करने पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि विश्व स्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, कनेक्टिविटी और ग्रामीण समाधानों को प्राप्त करने के लिए आज भारत के पास आंकड़े, जनसांख्यिकी और मांग है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि हमारे देश में पानी की कमी, प्रदूषण, मिट्टी की गुणवत्ता, खाद्य सुरक्षा जैसी अनेक चुनौतियां हैं, जिनका समाधान हमें विज्ञान के माध्यम से करना है। इसी कार्यक्रम के समापन सत्र को संबोधित करते हुए देश के उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि विज्ञान मानव प्रगति की जीवन रेखा है। उन्होंने कहा कि विज्ञान में तर्कसंगत जांच की भावना निहित है, जो कि हमारे जीवन का मार्गदर्शन करती है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक जे.सी. बोस कई आविष्कार और खोजें की, किंतु कभी भी कोई पेटेंट दायर नहीं किया, क्योंकि भारत का मूल दर्शन सदैव वसुधैव कुटुंबकम का रहा है। उन्होंने विज्ञान को बढ़ावा देने और कम आयु में वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के 6ठे संस्करण में इस वर्ष 13 नए विषयों को शामिल किया गया है। विज्ञान एवं प्रदर्शन कलाएं भी उनमें से एक है। यह कार्यक्रम समकालीन विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में गायन, वादन, नृत्य एवं संगीत पर केंद्रित विभिन्न प्रदर्शन कला रूपों के पीछे के तर्क का पता लगाने का एक प्रयास है। यह उन वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों, कलाकारों, कला साधकों और छात्रों के लिए एक उपयुक्त मंच है, जो कि भारतीय संगीत के विभिन्न आयामों की सहायता से ब्रह्मांड में झांकना चाहते हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में बिगड़ती वायु गुणवत्ता की स्थिति की समीक्षा की है और यहां वायु प्रदूषण रोकने के लिए धूल निवारण उपायों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। आयोग का कहना है कि निर्माण कार्य के दौरान तोड़फोड़ से निकले अपशिष्ट प्रबंधन के नियमों और दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। आयोग ने उल्लंघन करने वालों से पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क वसूलने और उल्लंघन की सीमा के आधार पर निर्माण तोड़फोड़ की गतिविधियों पर रोक लगाने के निर्देश भी जारी किए हैं। श्रोताओं को बता दें कि निर्माण कार्य और तोड़फोड़ की गतिविधियों से निकलने वाली धूल इस वर्ष वायु प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत रही है। इससे काफ़ी मात्रा में धूल उत्पन्न होती है, जो कि हवा में PM 2.5 और PM 10 के स्तर को बढ़ाकर उसकी गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। भारत ने लद्दाख के त्सो-कर आर्द्रभूमि क्षेत्र को अपने 42वें रामसर स्थल के रूप में शामिल किया है। यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का ऐसा दूसरा स्थल है। त्सो-कर घाटी एक अत्यधिक ऊंचाई वाला आर्द्रभूमि क्षेत्र है, जहां 2 प्रमुख जलप्रपात हैं, जो कि लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र के दक्षिण में लगभग 438 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत हैं। कृपया इसे पुनः सुन लें। जो कि लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र के दक्षिण में लगभग 438 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत मीठे पानी की झील स्टार्त्सपुंग त्सो और उत्तर में 1800 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत खारे पानी की झील त्सो-कर स्थित है। त्सो-कर का अर्थ है सफ़ेद नमक। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल के अनुसार त्सो-कर घाटी ए श्रेणी का एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र है
और यह मध्य एशिया उड़ान मार्ग का एक महत्वपूर्ण स्थान है। राष्ट्रीय जल मिशन जल शक्ति मंत्रालय ने नेहरू युवा केंद्र, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के सहयोग से जल शक्ति अभियान द्वितीय कैच द रेन जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री राजेंद्र सिंह शेखावत तथा युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू द्वारा संयुक्त रूप से इस अभियान की शुरुआत की गई। यह जागरूकता अभियान दिसंबर 2020 से मार्च 2021 के मध्य चलेगा। इस जागरूकता अभियान का संचालन विभिन्न सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें शैक्षिक और प्रेरणादायक कार्यक्रम, जल जागरूकता अभियान, दीवार लेखन, बैनर और ई-बैनर निर्माण सहित अनेक गतिविधियां शामिल होंगी। थीम आधारित नुक्कड़ नाटकों, लघु नाटिकाओं, लोगो और मुद्रित IEC सामग्री आदि के द्वारा इन्हें लोकप्रिय बनाया जाएगा। हिंद महासागर के पश्चिम में दुनिया के सबसे विशाल जीव ब्लू व्हेल की नई आबादी मिलने की पुष्टि हुई है। अमेरिका के न्यू इंग्लैंड एक्वेरियम सहित अन्य संस्थानों के अध्ययनकर्ताओं के अनुसार ब्लू व्हेल दुनिया के सभी महासागरों में मौजूद रही है। यह बेहद दुर्लभ स्तनधारी जीव है जो कि धीमी आवाज में संवाद करता है, जो कि किसी गाने की तरह होते हैं। प्रत्येक आबादी का अपना पृथक गाना होता है। ब्लू व्हेल की इस नई आबादी को अरब सागर में ओमान के तटीय भाग से दक्षिण में मेडागास्कर तक रिकॉर्ड किया गया है। इटली में IRCCS न्यूरोमेड पर महामारी विज्ञान और रोकथाम विभाग द्वारा किए गए एक अध्ययन से पुष्टि हुई है कि कई बार प्रोसेस किए जाने वाले खाद्य पदार्थ या अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। इनका अधिक सेवन मौत को आमंत्रित कर सकता है। ऐसे खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है तथा चीनी, नमक व तेल की मात्रा ज़्यादा होती है। इनमें ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं जिससे कि ये खाने में स्वादिष्ट लगते हैं। तनाव और चिंता को दूर करने का बेजोड़ तरीका है कि प्रकृति के संपर्क में रहा जाए। इस तथ्य की पुष्टि कनाडा के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक शोध से हुई है। शोध के दौरान पाया गया है कि प्रतिदिन प्रकृति के संपर्क में बिताए गए कुछ पल चिंता, तनाव और अवसाद से आराम देने में चमत्कार की तरह काम करते हैं। इससे नकारात्मकता कम होती है और चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, सिरदर्द जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। हमारे देश में शेर और बाघों के बाद तेंदुओं की संख्या में भी वृद्धि दर्ज की गई है। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बतलाया है कि देश में तेंदुओं की 60% की वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2014 में तेंदुओं की संख्या लगभग 8000 थी, जबकि स्टेट्स ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2018 रिपोर्ट के अनुसार भारतवर्ष में तेंदुओं की औसत संख्या 12,852 निर्धारित की गई है। ICMR ने नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर विनोद पाल और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग में सचिव तथा ICMR के महानिदेशक प्रोफेसर बलराम भार्गव की सह अध्यक्षता में कोविड-19 पर बने राष्ट्रीय कार्यबल NTF की एक बैठक बुलाई, जिसमें एम्स के निदेशक प्रोफेसर रणदीप गुलेरिया, भारतीय औषधि महानियंत्रक DCGI निदेशक, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र NCDC, स्वास्थ्य मंत्रालय और ICMR के अन्य प्रतिनिधियों के साथ साथ स्वतंत्र विषय विशेषज्ञों ने भी भाग लिया। राष्ट्रीय कार्यबल के गठन का उद्देश्य हाल ही में UK में वायरस का नया रूप सामने आने की खबरों को देखते हुए
परीक्षण, उपचार और निगरानी की रणनीतियों में प्रमाण आधारित संशोधनों पर चर्चा करना है। एनटीएफ ने निष्कर्ष निकाला है कि इस स्ट्रेन में परिवर्तन को देखते हुए वर्तमान उपचार व्यवस्था में बदलाव की कोई आवश्यकता नहीं है। लांसेट मेडिकल जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन से खुलासा हुआ है कि वर्ष 2019 में कुल मौतों में से 18% वायु प्रदूषण के कारण हुई हैं। इतना ही नहीं, अपितु वर्ष 1990 से 2019 तक 20 वर्षों के दौरान घरों के प्रदूषण में तो 64% की गिरावट हुई है, लेकिन घरों के बाहर का प्रदूषण का स्तर 115% तक बढ़ गया है। अब राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस संबंधी समाचार। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में 2 दिवसीय जिला स्तरीय प्रोजेक्ट प्रस्तुतिकरण कार्यक्रम 26 दिसंबर से आरंभ हो गया है। इस आयोजन में 45 विद्यालयों के 118 बाल विज्ञानियों ने अपना पंजीकरण करवाया है। कार्यक्रम का उद्घाटन राज्य समन्वयक संस्था वॉलंटरी इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिटी एप्लाइड साइंस विकास प्रयागराज के निदेशक डॉक्टर एस.के. सिंह ने किया। कार्यक्रम में निर्णायक के रूप में डॉक्टर के.एन. त्रिपाठी, वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आर.के. आनंद, कृषि वैज्ञानिक जे.पी. राय, डॉक्टर एस.के. गोयल, श्री गुलाब चंद्र तिवारी, श्री सत्यनारायण प्रसाद सम्मिलित हुए। कार्यक्रम का संचालन जिला समन्वयक श्री सुशील कुमार पांडे ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय एकेडमिक समिति के अध्यक्ष डॉक्टर ललित शर्मा भी सम्मिलित हुए। राज्य के बलिया जिले में भी 28वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का जिला स्तरीय आयोजन सनबीम स्कूल अगरसंडा में संपन्न हो चुका है। आयोजन की जानकारी देते हुए जिला समन्वयक श्री सुधीर कुमार सिंह ने बताया है कि निर्णायक के रूप में डॉक्टर प्रतिभा त्रिपाठी, रजनीकांत सिंह व आशुतोष कुमार सिंह ने प्रोजेक्ट्स का मूल्यांकन किया। इस अवसर पर महिला कल्याण अधिकारी सुश्री पूजा सिंह भी उपस्थित रहीं। राज्य स्तर पर सहभागिता के लिए सुब्रत पांडे, निधि चरसिया, दीक्षा सिंह, कोमल सोलंकी व समृद्धि सिंह का चयन किया गया है। ललितपुर जिले की जिला स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यशाला 27 दिसंबर को आयोजित होगी। कार्यक्रम समन्वयक करुणाशंकर पटेल व आनंद सिरवैया और मुकेश नायक, जितेंद्र वैद्य तथा जिला समन्वयक शैलेंद्र श्रीमाली ने सभी प्रबंधकों, प्रधानाचार्यों एवं विज्ञान शिक्षकों का आह्वान किया है कि वे इस आयोजन में सहभागिता करें और बाल विज्ञानियों को प्रोजेक्ट्स निर्माण हेतु प्रेरित करें। गोरखपुर में भी मार्गदर्शक प्रशिक्षण कार्यशाला आज आयोजित की जा रही है। इस कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सी.एम. नौटियाल सम्मिलित हो रहे हैं। राज्य अकादमिक समन्वयक डॉक्टर विजय कुमार तथा राज्य समन्वयक डॉक्टर एस.के. सिंह, पूर्व जिला समन्वयक डॉक्टर आशीष कुमार सिंह, जिला कार्यक्रम समन्वयक श्री राजेश कुमार दुबे तथा जिला समन्वयक श्री आकाश वर्मा भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। राज्य समन्वयक डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सिंह ने राष्ट्रीय अकादमिक समिति के अध्यक्ष डॉक्टर ललित शर्मा द्वारा प्रेषित लिंक के संदर्भ में सभी जिला समन्वयकों का आह्वान किया है कि वे जिला आयोजन संपन्न होते ही लिंक में वांछित सूचनाएं अविलंब प्रेषित कर दें। अब आज का डिजिटल प्रसारण विज्ञान में विकास का साप्ताहिक कार्यक्रम संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।